हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब लोग मजे में होंगे। चलिए हम लोग आज संडे है, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर तक हम लोग ने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में कंप्लीट डिटेल्स ले लिया था। आई होप कि आप लोग को सब समझ में आ गया होगा और आप लोग ने नोट्स बढ़िया से बनाया होगा। तो चलिए आज से हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा क्या है, पिस्टिल। फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव क्या है, पिस्टिल, जिसको गायनेसियम या कार्पेल भी बोलते हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज नोट कीजिए कि फीमेल रिप्रोडक्टिव कौन सा है, नोट कर लीजिए। ऐसे तो लोग जानते हैं, लेकिन जानकारी के लिए नोट कर लीजिए। पॉइंट डालिएगा, पॉइंट नंबर 1, पिस्टिल या फिर गायनेसियम represents female reproductive organ। यानी कि फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन डिनोट करता है, पिस्टिल या फिर गायनेसियम। पिस्टिल को कार्पेल भी बोलते हैं, नोट कर लीजिएगा, पिस्टिल को कार्पेल भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, एक फ्लावर के अंदर एक पिस्टिल भी हो सकता है और एक से ज्यादा पिस्टिल भी हो सकते हैं। इसमें नो डाउट, आई होप कि आप लोग को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा भी फ्लावर होता है जिसमें कि सिर्फ एक पिस्टिल होता है, कुछ ऐसा भी फ्लावर होता है जिसमें एक से ज्यादा पिस्टिल होता है। तो जिस फ्लावर में एक पिस्टिल होता है उसके लिए अलग नाम दिया गया है, और जिस फ्लावर में एक से ज्यादा पिस्टिल होता है उसके लिए अलग नाम दिया गया है। चूंकि पिस्टिल को कार्पेल भी बोलते हैं, इसीलिए ऐसा फ्लावर जिसमें कि एक गायनेसियम प्रेजेंट है, ओनली वन, उसको मोनोकार्पेलरी बोलते हैं, यानी मोनोकार्पेलरी फ्लावर। और कुछ ऐसा भी फ्लावर होता है जिसमें कि एक से ज्यादा पिस्टिल प्रेजेंट होते हैं, उसको मल्टीकार्पेलरी फ्लावर बोलते हैं। तो लिख लीजिएगा, गायनेसियम विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन पिस्टिल। पॉइंट लगाइएगा। नेक्स्ट पॉइंट, गायनेसियम। गायनेसियम मतलब पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आ गया, which consists of only one pistil is called as, उनको क्या बोलते हैं, उनको मोनोकार्पेलरी बोलते हैं। And gynoecium which consists of more than one pistil is known as, उनको क्या बोलते हैं, मल्टी कार्पेलरी फ्लावर। चलिए, आई होप कि आप लोग मोनोकार्पेलरी और मल्टी कार्पेलरी में क्या डिफरेंस है ये समझ गए होंगे। अब देखिए, पिस्टिल्स आप लोग ने यहाँ देखा कि मल्टी कार्पेलरी है, यानी एक से ज्यादा पिस्टिल प्रेजेंट होगा। किसी किसी केस में ऐसा भी होता है कि एक से ज्यादा पिस्टिल आपस में आकर के ज्वाइंट हो जाते हैं। जैसे ये मान लीजिए एक पिस्टिल है, ये मान लीजिए एक पिस्टिल है, ये मान लीजिए एक पिस्टिल और ये मान लीजिए एक पिस्टिल है। तो किसी किसी फ्लावर्स केस में ऐसा होता है कि ये चारों पिस्टिल, ये चार से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो आपस में आकर के एक सिंगल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जैसे ये एक सिंगल स्ट्रक्चर, मतलब ये एक पूरा एक गायनेसियम डिनोट कर रहा है, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें इसके अंदर हम लोग जाएंगे तो एक से ज्यादा पिस्टिल भी प्रेजेंट हो गए। किसी केस में ऐसा भी होता है जिसमें कि चारों पिस्टिल अलग अलग फ्रीली मूवेबल है, मतलब कि हम लोग चारों पिस्टिल को अलग अलग देख सकते हैं कि हाँ ये एक अलग पिस्टिल है, ये एक अलग पिस्टिल है, ये एक अलग पिस्टिल है और ये एक अलग पिस्टिल है, इस तरह से। तो ऐसा फ्लावर जिसमें कि चारों पिस्टिल या चार से ज्यादा पिस्टिल, कितने भी पिस्टिल हो सकते हैं, अगर वो फ्रीली मूवेबल है, मतलब एक दूसरे से फ्री है, अटैच नहीं है, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, एपोकार्पस बोलेंगे।
और ऐसा फ्लावर जिसमें कि सारे पिस्टिल्स एक साथ आकर के एक सिंगल स्ट्रक्चर बना है, एक सिंगल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बना है, उनको हम लोग सिन कार्पस बोलेंगे। चलिए दोनों का डिफिनेशन और एग्जांपल नोट करते हैं, पॉइंट लगाइएगा। When pistils are free, अगर पिस्टिल फ्री है तो उनको एपोकार्पस बोलेंगे, एपोकार्पस फ्लावर। इसका हम लोग एग्जांपल देखें तो एग्जांपल इसका क्या हो सकता था, इसका एग्जांपल हो सकता है रैननकुलस, इसका एग्जांपल हो सकता है। अगर जितने भी पिस्टिल्स हैं वो सब फ्री नहीं है, when pistils are fused together, मतलब एक दूसरे में फ्यूज होकर के सिंगल स्ट्रक्चर बना है, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, सिन कार्पस बोलेंगे। इसका अगर आप लोग एग्जांपल देखेंगे तो हिबिस्कस हो सकता है, पॉपी हो सकता है, पॉपी प्लांट। आप लोग जानते हो कि हिबिस्कस चाइना रोज है और पॉपी प्लांट से क्या होता है, पॉपी प्लांट से नशीले पदार्थ बनाए जाते हैं। ठीक है, अब आई होप कि आप लोग सिन कार्पस और एपोकार्पस समझ गए होंगे। अब देखिए, अब जिस तरह से हम लोग ने स्टेमेन का डाइसेक्शन किया था, एक्चुअली उसको पार्ट्स हम लोग अलग अलग किए थे। जैसे स्टेमेन का दो पार्ट्स होता है, एंथर और फिलामेंट, दोनों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ा था। लेकिन उससे पहले हम लोग ने लिखा था कि द स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एंथर एंड फिलामेंट। उसी तरह से ये जो पिस्टिल है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। द फर्स्ट पार्ट, अपर पार्ट, इज नोन एज स्टिग्मा, जहां पर कि पॉलन ग्रेन आकर के लैंड करता है और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। द सेकेंड पार्ट वन इज स्टाइल, जो कि एक ट्यूब लाइक सिलेंडर स्ट्रक्चर है, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, जहां से कि पॉलन ट्यूब पास करता है। और थर्ड वो पार्ट है बल्ज्ड पार्ट, मोटा सा पार्ट, जिसको कि ओवरी बोलते हैं, जिसमें कि ओव्यूल प्रेजेंट होता है। तो तीनों कुछ लिख लीजिएगा, एक पिस्टिल के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं। ईच पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ 3 parts. The first one is stigma. अब स्टिग्मा क्या है भाई, ये भी लिख लीजिए। स्टिग्मा है लैंडिंग प्लेटफॉर्म। इसके लिए फॉर पॉलन ग्रेन, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट हमारा है स्टाइल। स्टाइल क्या है, लॉन्ग इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। हमारा थर्ड पार्ट कौन सा है, लिख लीजिए ओवरी। ओवरी कौन सा पार्ट है, वही जो फूला हुआ सोलन पार्ट होता है। तो यहां पर लिख लीजिएगा बल्ज्ड एंड सोलन पार्ट ऑफ पिस्टिल। और इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ इसके अंदर क्या होता है, ओवरी प्रेजेंट होता है, ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है। तो एक पिस्टिल में 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। मैं अगर आपको फिगर बना करके दिखाऊं तो देख लीजिए, ये मान लीजिए कि ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, इसके लिए पॉलन ग्रेन के लिए। और ये मान लीजिए इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि हमारा स्टाइल है। और नीचे में बल्ज पार्ट है, फूला हुआ पार्ट है, इस तरह से। ये क्या है, हमारा ओवरी है। तो डिनोट कर लीजिए स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी।
इस ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ओव्यूल प्रेजेंट होता है इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से ओव्यूल प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो अभी हम उसके बारे में, ओव्यूल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आई होप कि पहले आपको इतना समझ में आ गया होगा, इसका बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट को यहाँ पर लिख लीजिएगा। इसी के अंदर एक और पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि पिस्टिल एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी प्रेजेंट हो सकता है, उसी के जैसा एक ओव्यूल के अंदर, यानी जो बल्स्ट पोर्शन का नीचे वाला, उसके अंदर एक ओवरी भी प्रेजेंट हो सकता है और एक से ज्यादा ओवरीज भी प्रेजेंट हो सकता है। तो इसको लिख लीजिएगा कि द नंबर ऑफ ओव्यूल in an ovary may be one, एक भी हो सकता है। अगर एक ओवरी प्रेजेंट है, उसका अगर हम लोग एग्जांपल लिखना चाहें तो लिख लीजिए बीट हो सकता है, और क्या हो सकता है, पैडी हो सकता है, और फॉर एग्जांपल बताइए मैंगो हो सकता है। और ऐसा प्लांट जिसमें कि एक से ज्यादा ओवरी प्रेजेंट है, मे बी वन और मोर देन वन, जिसमें कि एक से ज्यादा प्रेजेंट है, उसका एग्जांपल लिख लीजिए। क्या क्या हो सकता है, पपाया हो सकता है, और इसका एग्जांपल वाटरमेलन हो सकता है, ऑर्किड हो सकता है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे आई होप कि एक ओवरी के अंदर एक से ज्यादा ओव्यूल भी प्रेजेंट हो सकते हैं, एक ओव्यूल भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि एक ओव्यूल अगर प्रेजेंट है तो सिर्फ एक ही सीड का फॉर्मेशन होगा, अगर एक से ज्यादा ओव्यूल प्रेजेंट है तो एक से ज्यादा सीड का फॉर्मेशन होगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं, जो है हमारा मेगास्पोरेंजियम, जिसको कि हम लोग ओव्यूल बोलते हैं। जिस तरह से हम लोग ने माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ा था पोलन ग्रेन के बारे में, उसी तरह से हम लोग मेगास्पोरेंजियम पढ़ेंगे ओव्यूल के बारे में। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं, जो कि क्या है, मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम के बारे में पढ़ते हैं, जिसको कि ओव्यूल भी बोलते हैं। लिख लीजिएगा टॉपिक लगेगा। मेगास्पोरेंजियम, जिसको कि ओव्यूल भी बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। अब ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट होता है, ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है, आप लोग जानते होंगे। तो पॉइंट है आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया होगा, जो कि कुछ है नहीं, अटैचमेंट वाला पॉइंट है, उसको लिख लीजिए। पहला आपका पॉइंट होगा फ्यूनिकल। अब फ्यूनिकल क्या होता है ये देख लीजिए। अगर मान लीजिए, देखिए मान लीजिए कि ये ऐसे ओवरी है, ठीक है, ऐसे ओवरी प्रेजेंट है, यहाँ पर इस तरह से ओव्यूल प्रेजेंट है। अब ओव्यूल का जो बॉडी है, मान लीजिए प्लासेंटा है, ठीक है, कि इस तरह से प्लासेंटा है, मान लीजिए। प्लासेंटा क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, जहां से कि नरिशमेंट प्रोवाइड होता है। मान लीजिए प्लासेंटा। अब ओव्यूल जिस स्ट्रक्चर के साथ प्लासेंटा से प्रेजेंट होता है, मतलब ये प्लासेंटा से जिस स्ट्रक्चर के साथ प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल बोलते हैं। ये रियल डायग्राम नहीं है, मैं आपको बस समझा रहा हूँ। यानी ओव्यूल प्लासेंटा के साथ जिस मीडियम से अटैच होता है, जिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, फिर उसको हम लोग मोर डिटेल में बोल सकते हैं क्या, अटैचमेंट। जिस अटैचमेंट से स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से ओव्यूल प्लासेंटा से अटैच है, उसको फ्यूनिकल बोलते हैं। और ऐसा मीडियम यानी ऐसा पॉइंट जहां से ये ओव्यूल फ्यूनिकल से अटैच है, मतलब ये वाला पॉइंट देख लीजिए, मैं इसको दूसरे कलर से बना देता हूँ, जैसे ये वाला पॉइंट, यानी ऐसा पॉइंट जहां पर ओव्यूल फ्यूनिकल से अटैच है, उसको हम लोग हाइलम बोलते हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि फ्यूनिकल और हाइलम में क्या डिफरेंस है, इसमें बहुत कंफ्यूजन आती है। तो इसको लिख लीजिएगा, फ्यूनिकल का डेफिनेशन लिख लीजिएगा, अटैचेस द, फ्यूनिकल का काम क्या है ये लिख लीजिए, अटैचेस द
मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल टू प्लासेंटा, यानी कि प्लासेंटा। यानी कि प्लासेंटा से मेन ओव्यूल का बॉडी को अटैच कौन करता है? फ्यूनिकल। और सेकेंड पॉइंट क्या है? हाइलम है, ये भी लिख लीजिएगा। It is a junction which joins ovule and funicle। यानी कि एक ऐसा जंक्शन है, ऐसा पॉइंट है जिससे कि ओव्यूल और फ्यूनिकल आपस में अटैच होते हैं। चलिए, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए, और नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए ओव्यूल का मेन बॉडी जो है वो किस चीज से कंपोज होता है, ये देखिए। तो ओव्यूल, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको फिगर बनाया था, देखिए ये ओव्यूल है, मान लीजिए ओवरी है और ये ओव्यूल है। ये ओव्यूल जिस सेल से कंपोज होगा, मिल करके बना होगा ये ओव्यूल, वो कौन सा सेल होता है? तो इसके अंदर पैरेन्काइमेटस सेल होता है, पैरेन्काइमा सेल होता है। इसको मैं भी लिखाऊंगा, पैरेन्काइमेटस सेल होता है। और उस पैरेन्काइमेटस सेल को, जो कि ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है, उसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसके अंदर बहुत सारा फूड रिजर्व होता है, यानी कि नरिशमेंट, फूड प्रोवाइड करता है। इसके अंदर जो फॉर्मेशन होगा एम्ब्रायो, उसको ग्रो करने के लिए। तो पॉइंट लगा करके लिख लीजिएगा कि द मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल is composed of parenchymatous cells, which is known as इसको क्या बोलते हैं? मैं यहाँ अलग तरह से लिख देता हूँ, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, अब न्यूक्लियस में होता क्या है? न्यूक्लियस है क्या? ये भी लिख लीजिए। इट इज ए रिजर्व फूड, यानी कि रिजर्व फूड की तरह काम करता है न्यूक्लियस, जो कि एम्ब्रायो के फॉर्मेशन के समय फूड प्रोवाइड करता है एम्ब्रायो को ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए। अब न्यूक्लियस जो है, यानी कि न्यूक्लियस जो मैंने बनाया था ओव्यूल के अंदर, वो उसका जो आउटर लेयर होता है, कोटिंग, जो कि मैंने ओव्यूल का आउटर लेयर जो बनाया था, कोटिंग, इस तरह से देखिए, ये मान लीजिए ओवरी है, ये ओव्यूल है, इसके अंदर पैरेन्काइमेटस सेल प्रेजेंट है। अब इसका जो कोटिंग होता है, यानी कि ये ओव्यूल का वॉल जो होता है, इसको क्या बोलते हैं? लिख लीजिएगा, इसको इंटीगुमेंट बोलते हैं। ध्यान से लिख लीजिएगा पॉइंट करके कि न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय, न्यूक्लियस किससे सराउंडेड होते हैं? न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय a coat, यानी कि प्रोटेक्शन लेयर होता है, which is known as, इनको की क्या बोलते हैं? इंटीगुमेंट बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि ऐसा कोट, यानी कि जिस कवरिंग के अंदर न्यूक्लियस का सेल प्रेजेंट है, पैरेन्काइमेटस सेल प्रेजेंट है, उसको इंटीगुमेंट बोलते हैं। अब इंटीगुमेंट में क्या होता है, ये देखिए, किसी किसी केस में क्या होता है कि एक इंटीगुमेंट प्रेजेंट होता है, किसी किसी केस में एक से ज्यादा इंटीगुमेंट भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सारे में होगा, हो सकते हैं। तो ऐसा ओवरी, यानी ऐसा फ्लावरिंग प्लांट का ओवरी जिसके अंदर सिर्फ एक इंटीगुमेंट प्रेजेंट है, ओनली वन, उसको हम लोग यूनिटेगमिक बोलते हैं।
एंड जिसके अंदर एक से ज्यादा प्रेजेंट है यानी कि मल्टी प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट टेक्निक, और उसको हम लोग बाई टेक्निक बोलते हैं, मतलब दो जिसमें प्रेजेंट होता है। यहाँ मल्टी की जगह 2 लिख लीजिएगा क्योंकि दो ही होता है, दो से ज्यादा प्रेजेंट नहीं होता। यानी कि ऐसा फ्लावरिंग प्लांट जिसके ओवरी के अंदर सिर्फ एक इंटीग्यूमेंट प्रेजेंट है उसको यूनिट टेक्निक बोलेंगे, और जिसके अंदर दो इंटीग्यूमेंट प्रेजेंट है उसको बाई टेक्निक बोलेंगे। कुछ ऐसे भी रेयर केस में फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जिसमें कि इंटीग्यूमेंट प्रेजेंट ही नहीं होता, मतलब जो फ्यूनिकल ये जो मूसलस वाला सेल होता है वो ऐसे ही एक्सपोज होता है ओवरी के अंदर, उसके अंदर कोई इंटीग्यूमेंट कवरिंग प्रेजेंट नहीं होता, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए टेक्निक बोलते हैं। इसको भी लिख लीजिएगा, जो कि विदाउट इंटीग्यूमेंट है, जिसके अंदर इंटीग्यूमेंट प्रेजेंट ही नहीं है, उसको हम लोग ए टेक्निक बोलते हैं। हालांकि ये जो मैंने टर्म लिखा है यूनिट टेक्निक, बाई टेक्निक, ए टेक्निक, ये सब 12 पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब नीट में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर आप लोग चाहें 12th वाले बच्चे तो नोट कर सकते हैं, आगे आपको काम आ ही सकता है। अब देखिए ओव्यूल जो विदाउट इंटीग्यूमेंट होता है उसको ए टेक्निक बोलते हैं। अच्छा, इसका एग्जांपल अगर आप लिखना चाहें ए टेक्निक का, क्योंकि ये रेयर है, बहुत कम केसेस में होता है, तो इसका एग्जांपल लिख लीजिएगा। एक ही एग्जांपल इसका दिया हुआ होता है, सैंटेलम, इसका एग्जांपल। तो अगर कहीं आपसे पूछ लिया गया कि ए टेक्निक का एग्जांपल बताइए तो सैंटेलम बता दीजिएगा। अब देखिए, अब ये जो इंटीग्यूमेंट मैंने बनाया था ओव्यूल के अंदर, ओवरी के अंदर, इस तरह से देखिए, अगर मान लीजिए ये ओवरी है, इसके अंदर से इस तरह से मैंने ओव्यूल बनाया था, तो ओव्यूल का जो आउटर कवरिंग होता है उसको इंटीग्यूमेंट बोलते हैं। कुछ ऐसा भी पार्ट होता है इंटीग्यूमेंट का, ऐसा पार्ट जहां पर कि होल प्रेजेंट होता है, मतलब जहां पर इंटीग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं होता, तो उस होल को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल बोलते हैं। और जिस साइड में माइक्रोपाइल प्रेजेंट होता है उसको माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं। मतलब ये मान लीजिए कि अगर होल प्रेजेंट है, ये वाला होल, इसको हम लोग माइक्रोपाइल बोलेंगे, और जिस एंड में माइक्रोपाइल प्रेजेंट होगा उसको माइक्रोपाइलर एंड बोलेंगे, और उसका जो अपोजिट एंड होगा उसको चैलाजल एंड बोलेंगे। ठीक है, तो आप लोग ये फिगर नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, एक रफ फिगर है, हालांकि मैं इसको पॉइंट करके भी दिखवा रहा हूं। लिख लीजिए, ए होल ऑन इंटीग्यूमेंट मतलब जहां पर एक ऐसा पॉइंट जहां इंटीग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, इज कॉल्ड एज, उस होल को माइक्रोपाइल बोलेंगे। ठीक है, अब ऐसा पार्ट यानी कि ऐसा हम लोग बोल सकते हैं क्या, एंड, जहां पर कि माइक्रोपाइल प्रेजेंट नहीं है उसको हम लोग चैलाजल एंड बोलेंगे, और जहां जिस तरफ माइक्रोपाइल प्रेजेंट है उसको माइक्रोपाइलर एंड बोलेंगे। तो लिख लीजिएगा, माइक्रो, किस तरह से लिखिएगा, ऐसा लिख लीजिए कि द एंड वेयर माइक्रोपाइल, जिस तरफ की माइक्रोपाइल प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं। और उसका जो अपोजिट वाला साइड होता है, अपोजिट टू माइक्रोपाइल, उसको हम लोग चैलाजल एंड बोलते हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ गए हो कि माइक्रोपाइलर एंड और चैलाजल एंड क्या होता है। मतलब ऐसा एंड, एक ऊपर का एंड हुआ ओव्यूल का, एक नीचे का एंड हुआ। अगर मान लीजिए कि नीचे वाला एंड में माइक्रोपाइल प्रेजेंट रहा, होल प्रेजेंट रहा, तो उस एंड को क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइलर एंड बोलेंगे, और उसका जो अपोजिट एंड होगा उसको चैलाजल एंड बोलेंगे। आपके बुक के फिगर में कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि माइक्रोपाइल ऊपर की तरफ डिनोट कर दिया गया, तो उससे कोई मतलब नहीं है ऊपर है या नीचे है, बस ये ध्यान रखना है कि जिस तरफ माइक्रोपाइल प्रेजेंट होगा उसको माइक्रोपाइलर एंड बोलेंगे, उसका अपोजिट साइड को चैलाजल एंड बोलेंगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं।
तो चलिए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक को बढ़ते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टॉपिक रहेगा मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब जिस तरह से हम लोग ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था, यानी कि माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होने के प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं, उसी तरह से मेगा स्पोर के फॉर्मेशन होने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेगा स्पोरोजेनेसिस। इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। और जिस तरह से हम लोग माइक्रोस्पोर जो पोलन जनरेट हुआ था वो पोलन मदर सेल से जनरेट हुआ था, उसी तरह से मेगा स्पोर जो जनरेट होगा वो मेगा स्पोर मदर सेल से जनरेट होगा। तो इस चीज को लिख लेना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। मेगा ऐसे ही मैंने आपको बताया, जहां माइक्रो है तो समझ जाना है मेल के बारे में बात हो रहा है, और जहां मेगा है वहां समझ जाना है कि फीमेल के बारे में बात हो रहा है। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन लिख लीजिएगा, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर्स सॉरी हाँ मेगा स्पोर्स क्या है? न्यूक्लियस है, जो कि भी फॉर्मेशन होगा, मैं आपको बताता हूँ। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर्स फ्रॉम, कहां से होगा फॉर्मेशन? फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में एमएमसी भी हम लोग बोलते हैं। तो यानी कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल इज नोन एज मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो आई होप कि आप लोग इसका डिफिनेशन समझ गए होंगे, इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। अब मेगा स्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस क्या होता है? जिस तरह से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस आप लोग ने पढ़ा था, उसी तरह से हम लोग मेगा स्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस भी पढ़ेंगे। पॉइंट लगाइएगा, प्रोसेस ऑफ मेगा स्पोरोजेनेसिस, यानी कि मेगा स्पोरोजेनेसिस के अंदर क्या प्रोसेस आता है। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि याद कीजिए, मैंने आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस के अंदर बताया था आर्किगोनियल सेल के बारे में, जो कि प्रेजेंट होता है, जिससे कि डिवाइड होकर के फर्दर लास्टली क्या होता है कि माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है। उसी तरह से वहां पर आर्किगोनियल सेल था, लेकिन यहाँ पर आर्किस्पोरियल सेल है। तो इस चीज को लिख लीजिएगा ध्यान से नोट करके, कंफ्यूजन नहीं लेना। आर्किस्पोरियल सेल, आर्किस्पोरियल सेल प्रेजेंट होता है, जो कि एमएमसी के तरह भी एक्ट कर सकता है। तो लिख लीजिएगा मे एक्ट एज एमएमसी, मेगा स्पोर मदर सेल। मैंने यहाँ मे क्यों लगाया है ये आपको बताता हूँ। यानी आर्किस्पोरियल सेल वो मेगा स्पोर मदर सेल के तरह भी काम कर सकता है। अब ये जो आर्किस्पोरियल सेल होता है वो प्रेजेंट कहाँ होता है, ये भी लिख लीजिए, एट माइक्रोपाइलर एंड, यानी कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ये आर्किस्पोरियल सेल प्रेजेंट होता है। अब ये आर्किस्पोरियल सेल क्या होता है कि डिवाइड करता है, ठीक है। आर्किस्पोरियल सेल डिवाइड किया और दो चीज बनाया। अब वो दो चीज क्या है ये देखिए। तो आर्किस्पोरियल सेल सबसे पहले डिवाइड करके पेरिएटल प्राइमरी सेल बनाया, या फिर प्राइमरी पेरिएटल सेल लिख लीजिएगा, प्राइमरी पेरिएटल सेल। और क्या बनाया? प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल, यानी कि आर्किस्पोरियल सेल डिवाइड किया और प्राइमरी पेरिएटल सेल और प्राइमरी स्पोरियल सेल बना लिया, ठीक है। अब प्राइमरी स्पोरियल सेल है क्या, इसको हम और लिख सकते हैं, और एमएमसी या फिर मेगा स्पोर मदर सेल। अब आप लोग के दिमाग में आई होप कि थोड़ा कंफ्यूजन आ गया होगा, मैं इसको बताता हूँ क्या कंफ्यूजन है। आप लोग सोच रहे हैं कि सर आपने लिखा प्राइमरी स्पोरियल सेल एमएमसी होता है, लेकिन यहाँ आपने लिखा कि आर्किस्पोरियल सेल भी एमएमसी होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ में क्यों लिखा। किसी किसी केस में
ऐसा होता है कि ये आर्की स्पोरियल से डिवाइड करके प्राइमरी पेरिएटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल नहीं बनाता है। सिर्फ आर्की स्पोरियल सेल खुद ही एमएमसी की तरह काम करता है और आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करता है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केस में ऐसा होता है कि ये आर्की स्पोरियल से डिवाइड करके पहले प्राइमरी पेरिएटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल बनाता है और फिर आगे प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल मेगास्पोर मदर सेल की तरह काम करता है और न्यूक्लियस यानी कि मेगास्पोर का फॉर्मेशन करता है। तो प्राइमरी पेरिएटल सेल के बारे में हम लोग को उतना नहीं पढ़ना है अपने सिलेबस में, बस इतना जान लीजिए कि प्राइमरी पेरिएटल सेल जो है वो डिवाइड करके फर्दर ग्रोथ करके पेरिएटल टिश्यू बना लेता है। बस इतना ही हम लोग को इस बारे में जानना है। ऐसे तो आपको बुक में ये पेरिएटल सेल का नाम भी नहीं मिलेगा। अब स्पोरोजेनस सेल, तो जिस तरह से वहां पर भी स्पोरोजेनस टिश्यू से बना था माइक्रोस्पोर, उसी तरह से यहाँ भी स्पोरोजेनस सेल से मेगास्पोर बनेगा। अब कैसे कैसे बनेगा ये देखिए। तो सबसे पहले तो ये एमएमसी जो है वो पहले करेगा डिवाइड करेगा। अब डिवीजन जो होगा यहाँ पे वो माइटोटिक डिवीजन होगा, लिख लीजिएगा माइटोटिक डिवीजन। तो यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन हुआ, ये हम लोग ने समझ गया, यानी कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। यानी कि अगर एमएमसी का क्रोमोसोम नंबर 2m है तो आगे जो यहाँ बनने वाला है उसका क्रोमोसोम नंबर m हो जाएगा। अब ये डिवाइड करके क्या बनाया, लिखिए लीनियर टेट्राड ऑफ मेगास्पोर्स। इसका मतलब क्या हुआ, टेट्राड का मतलब आप लोग समझ गए होंगे 4। तो यानी कि एक एमएमसी माइटोटिकली डिवाइड करके 4 माइक्रो मेगास्पोर का फॉर्मेशन किया जो कि लीनियर फैशन में अरेंज है। अब लीनियर फैशन में अरेंज इसका मतलब क्या हुआ, इस तरह से अरेंज है। जैसे मान लीजिए ये है तो लीनियर अरेंज मतलब एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, मतलब एक दूसरे के नीचे नीचे अरेंज है। एक मान लीजिए ये हो गया इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस। तो इस तरह से 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब देखिए, अब एक चीज ध्यान दीजिए कि ये जो 4 का फॉर्मेशन है वो कहाँ हुआ, माइक्रोपाइलर एंड में हुआ, क्योंकि आर्की स्पोरियल सेल खुद ही माइक्रोपाइलर एंड में प्रेजेंट। अब ये 4 में से क्या होता है, इसको नोट कीजिए। 4 में से 3 डी जनरेट हो जाता है, यानी कि जो 4 मेगास्पोर प्रेजेंट हुआ उसमें से 3 डी जनरेट कर गया। कहा, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ में ही प्रेजेंट है अभी भी, यहाँ तक 3 डी जनरेट कर गया। अब जो 1 मेगास्पोर बना वही फर्दर डिवाइड करेगा और बहुत सारा मेगास्पोर का फॉर्मेशन करेगा। कितना मेगास्पोर का फॉर्मेशन करेगा हम लोग अभी आगे देखेंगे। अब ये 3 क्या डी जनरेट कर दिया और बाकी जो 1 बचा हुआ है वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा और वो डिवाइड करके 8 मेगास्पोर का फॉर्मेशन कर देगा, यानी 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर देगा। तो लिख लीजिएगा कि एक जो मेगास्पोर बचा हुआ है वो क्या करेगा, 8 न्यूक्लियर एम्ब्रायो सैक बनाएगा। लिख लीजिए 8 न्यूक्लियर एम्ब्रायो सैक, यानी कि ये मेगास्पोर तो खुद ही न्यूक्लियस ही ना भाई। तो 4 में से 3 न्यूक्लियस डिजेनरेट कर दिया, बचा हुआ 1 में से 8 न्यूक्लियस डिवाइड होकर के फॉर्मेशन हो गया, जिसको कि एम्ब्रायो सैक बोलते हैं। ठीक है, अब एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, कहाँ, मेल गैमेटोफाइट। ये सब जो चीज भी हो रहा है वो मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेट के मतलब फॉर्मेशन के लिए हो रहा है। और ये 8 जो न्यूक्लियस एम्ब्रायो सैक फॉर्मेशन हुआ है इसको हम लोग और फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, सॉरी मेल नहीं, फीमेल गैमेटोफाइट। ये जो एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन हुआ है उसको फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। आप लोग को ध्यान होगा तो जो हम लोग का एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन हुआ था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर, वहां पर भी हमारा मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक उसी तरह से यहाँ फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हुआ। अब देखिए ये जो 8 न्यूक्लियस है उन सबका नेमिंग किया गया हमारे बुक में, इन सबका नेमिंग किया गया। अब इसमें से क्या कौन कौन सा प्रेजेंट होता है ये चीज नोट कीजिएगा। मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा कि हमारा जो कैमरा है वो नीचे की तरफ करे, क्योंकि अभी पूरा बोर्ड भरने वाला है। देखिए ये 8 में से पहले तो 2 जो न्यूक्लियस होता है उसको बोलते हैं 2 सिनर्जिक
8 में से 2 को हम लोग सिनर्जी बोलते हैं, ठीक है, प्लस 1 एग सेल या फिर 1 एग होगा, जिसके साथ क्या होगा, फ्यूजन होगा और एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होगा। ये दोनों जो होगा वो माइक्रोपाइलर एंड के तरफ प्रेजेंट होगा, मतलब जिधर डिवीजन हो रहा है उधर ही रह जाएगा ये दोनों सिनर्जी और एग। अब देखिए 3 का खेल हो गया, 2 8 में से 2 और क्या फॉर्मेशन, न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा। 2 का नाम रखा गया पोलर न्यूक्लियस। तो कितना हो गया, 2 और 1 3 और 2 5, बचा कितना 3। बाकी जो 3 है उसका नेमिंग किया गया है 3 एंटीपोडल सेल। ठीक है, तो यानी कि 8 का क्या क्या नेमिंग है मैंने आपको बताया। 2 को सिनर्जी बोलते हैं और एक जो कि ये पूरा स्ट्रक्चर माइक्रोपाइलर एग की तरफ प्रेजेंट होता है। 2 को पोलर न्यूक्लियस बोलते हैं और 3 को एंटीपोडल सेल बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं बताता हूँ, यहाँ अगर मान लीजिए इस तरह से ओव्यूल है, मैं ओवरी नहीं बना रहा हूँ, ओव्यूल बना रहा हूँ, इस तरह से ओव्यूल है और मान लीजिए कि ये माइक्रोपाइलर एग है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से माइक्रोपाइल प्रेजेंट है, मतलब होल प्रेजेंट है, तो ये हमारा माइक्रोपाइलर एग हो गया। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, एक तो ये सिनर्जी और एक ये सिनर्जी, यानी 2 सिनर्जी हो गया ये वाला माइक्रोपाइलर एग की तरफ, अब प्लस एक एग भी प्रेजेंट होता है यहाँ इस तरह से, यानी 2 सिनर्जी, एस मैं लिख देता हूँ, 2 सिनर्जी और एक एग प्रेजेंट हो गया यहाँ पे। ठीक है, इतना समझ गया अभी तक। अब 2 पोलर न्यूक्लियस, तो 2 पोलर न्यूक्लियस हमारा इसके मिडिल में प्रेजेंट होता है, मतलब ओव्यूल के मिडिल में प्रेजेंट होता है 2 पोलर न्यूक्लियस। आप लोग, मेरा यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, लेबल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप लोग डायग्राम बनाइएगा इस तरह से, तो लेबल कर लीजिएगा कि ये दोनों सिनर्जी है, ये एग है, ये दोनों पोलर न्यूक्लियस। और 3 क्या है, एंटीपोडल सेल है, जो कि चैलाजल इन की तरफ प्रेजेंट होगा इस तरह से। ये मान लीजिए एक है, ये मान लीजिए एक है, ये मान लीजिए एक है, तो तीनों का मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियोइड है, तो इसका न्यूक्लियस। ठीक है, प्रेजेंट समझ में। तो ये माइक्रोपाइलर एग है और ये के चैलाजल एग है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो 8 न्यूक्लियस उसका क्या नेमिंग है और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। 2 सिनर्जी माइक्रोपाइलर एग की तरफ प्रेजेंट होता है, उसके साथ एक एग भी अटैच होता है, इसलिए मैंने +1 लिखा है। 2 पोलर न्यूक्लियस बीच में प्रेजेंट होता है और 3 एंटीपोडल सेल चैलाजल एग में प्रेजेंट होता है। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि ये एक मेगास्पोर से कैसे 8 मेगास्पोर का फॉर्मेशन हुआ। अब देखिए, मैं ऊपर का थोड़ा मिटा रहा हूँ और एक छोटा सा टॉपिक है उसको मैं लिखवा देता हूँ। तो देखिए, अगर मान लीजिए ये है, तो यहाँ पर इस तरह से ऐसे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसमें कि बहुत सारे फाइबर्स प्रेजेंट होता है, बहुत पतला पतला माइक्रोफाइब्रिल्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये जो मैंने यहाँ बनाया सिनर्जी के नीचे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग फिलीफॉर्म एपरेटस बोलते हैं। ये जो मैंने बनाया है इसको हम लोग फिलीफॉर्म एपरेटस को बोलते हैं। इसका काम क्या है कि यहाँ से जो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा इस तरह से ऊपर से, और पॉलन ट्यूब ऐसे यहाँ पर आएगा, तो पॉलन ट्यूब को अंदर घुसने के लिए कौन डायरेक्शन बताएगा, यही सिनर्जी। ठीक है, ये जो एपरेटस है फिलीफॉर्म एपरेटस, यही डायरेक्शन बताएगा पोलर क्या बोलते हैं उसको, पॉलन ट्यूब को, कि भाई तुमको सिनर्जी में इस जगह से घुसना है। मतलब माइक्रोपाइल जहाँ छेद प्रेजेंट है भाई, जहाँ होल प्रेजेंट है, ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा पॉलन ट्यूब होगा वहीं से अंदर जाएगा। तो उसको कैसे भी, अब जो यहाँ से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है उसको थोड़ी जानकारी है कि हमको कैसे है, उसके पास ब्रेन थोड़ी है, तो उसको कैसे डायरेक्शन बताएगा, ये माइक्रोफाइब्रिल्स डायरेक्शन बताएगी कि भाई तुमको यहाँ से सिनर्जी के अंदर जाना है। तो माइक्रोफाइब्रिल्स का हम लोग टॉपिक लगा के उसके बारे में डेफिनेशन लिख लेते हैं कि वो है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं, जो कि मैंने आपको बताया, इसको फिलीफॉर्म एपरेटस बोलते हैं, जो कि ये वाला रेड वाला स्ट्रक्चर है, इसके बारे में लिख लीजिएगा, फिलीफॉर्म एपरेटस इसको बोलते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है इसको फिलीफॉर्म एपरेटस बोलते हैं, डिनोट कर लीजिए।
अब ये फिलिफॉर्म एपेरेटस का स्ट्रक्चर कैसा हो ये भी देख लीजिए, लिख लीजिएगा। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दिखने वो फिंगर्स की तरह होता है, पतला पतला, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हैविंग, जिसके पास क्या प्रेजेंट होता है, माइक्रोफाइब्रिल्स, यानी कि बहुत पतला पतला फाइबर्स प्रेजेंट होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। ठीक है, इसका काम क्या है कि ये गाइड करता है पॉलन ट्यूब को सिनर्जिक तक जाने के लिए। तो लिख लीजिएगा, इट गाइड द पॉलन ट्यूब इनटू कहां जाने के लिए, सिनर्जिक के पास जाने के लिए गाइड करता है फिलिफॉर्म एपरेटस। तो आई होप कि आपको फिलिफॉर्म एपरेटस तक मैंने जितना भी बताया आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंप्लीट होता है। तो यानी कि मैंने आपको बताया था जिस तरह से कि इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्टार्टिंग के लेक्चर्स में कि पहला क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले, जिसके अंदर पहले आया था एम्ब्रायोजेनेसिस, यानी कि मेल और फीमेल एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होना। तो मेल का मैंने पढ़ लिया, हम लोग ने पढ़ लिया, और फीमेल का हम लोग ने आज खत्म कर लिया कि फीमेल कैसे बनता है। अब प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर एक और टॉपिक था पॉलिनेशन, वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, उसको हम लोग डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पर मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर डायग्राम, इसमें डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो सैक बताया गया। मतलब ये जो मैंने पूरा इस तरह से स्टेप करके लिखवाया है, ये आपको यहाँ पर डायग्राम के फॉर्म में दिख रहा होगा कि एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन हुआ कैसे। तो इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा अपने नोट कॉपी में, जहाँ पर आप लोग नोट्स बना रहे होंगे। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस प्रोसेस को, यानी कि मेगा स्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस को समझने में। तो आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत ही जल्दी मिलेंगे हमारे टॉपिक पॉलिनेशन के साथ। तो तब तक के लिए नोट्स बनाते रहिए। बाय।